हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोगुलेशन कैस्केड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कोगुलेशन कैस्केड बेसिकली क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में हीमोस्टेसिस के बारे में डिस्कस किया था। सो हीमोस्टेसिस का मतलब होता है, हीमो मीन्स ब्लड एंड स्टेसिस मीन्स उसका रुकना, तो ब्लीडिंग का स्टॉप होना। तो जैसे ही आपको कोई इंजरी हुई, थोड़ी देर बाद ब्लड स्टॉप हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस। तो उस हीमोस्टेसिस के प्रोसेस में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आता है वेसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, दैट इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले इमीडिएटली क्या होता है, इंजरी के बाद वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, नैरो होती है, ताकि ब्लीडिंग का फ्लो रुक जाए, राइट। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, की वहां पर प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो प्लेटलेट का इंपॉर्टेंट रोल है क्लोटिंग करना, तो बहुत सारे प्लेटलेट वहां पर एक प्लग बना देंगे, जिससे एक टेम्पररी प्लग बन जाता है, या फिर टेम्पररी ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। इन दोनों स्टेप, चाहे वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है या प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, ये क्या है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस है। मींस इसमें स्टेबल क्लोट नहीं बनता, अनस्टेबल या फिर टेम्पररी क्लोट बनता है। उसके बाद आता है ब्लड क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन, जिसमें एक्चुअल क्लोट बनता है। अब वहां पर जो स्टेबल क्लोट बनता है, उसमें बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि थर्ड स्टेज है हीमोस्टेसिस की, जिसको सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन कैस्केड। नाउ कोगुलेशन कैस्केड क्यों बोलते हैं, कोगुलेशन का मतलब है ब्लड का क्लोट बनना। नाउ कैस्केड का मतलब है, कैस्केड का मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स, और एक इवेंट दूसरे इवेंट को इनिशिएट कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक क्लोटिंग फैक्टर दूसरे क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो इस तरह से ये सीरीज ऑफ स्टेप्स चलते हैं, एंड एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जब तक कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं मिल जाता। तो इसलिए इसको कोगुलेशन कैस्केड बोलते हैं। और ये किस में आता है, ब्लड क्लोटिंग में। और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेबल क्लोट बनना, जो कि थर्ड स्टेप है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, इसको सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन या फिर स्टेबल क्लोट का बनना। अब इसमें सबसे पहले कोगुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग क्या होता है, सिंपली अगर इसको बोले तो क्या, कि ब्लड वैसे किस फॉर्म में होता है, फ्लूइड की फॉर्म में होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो बहता रहता है। लेकिन जैसे ही ब्लड मास लाइक फॉर्म में, जेली लाइक फॉर्म में, अब आपने देखा होगा कि जो ब्लड का जो क्लोट है वो कैसा होता है, जेली लाइक होता है। तो वो जेली लाइक मास को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी। तो कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग क्या होता है, जिसमें ब्लड अपनी फ्लूइडिटी को लूज कर देता है, मतलब कि ब्लड फ्लूइड नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, जेली लाइक बन जाता है। ये जेली लाइक मास बन जाता है फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड आउट और कलेक्टेड इन अ कंटेनर। तो जैसे ही हमारे सपोज कोई इंजरी हुई, तो ब्लड बाहर बह गया, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड कैसा हो जाएगा, जेली लाइक हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम ब्लड को एक कंटेनर में भी डाल दे, तो वो भी एक जेली लाइक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लोटिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है ब्लड। नाउ हीमोस्टेसिस का मैंने आपको बताया कि एक प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है, एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है। तो प्राइमरी क्या होता है, जिसमें टू स्टेप्स आते हैं, फर्स्ट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। मींस ये क्या बनाते हैं, अनस्टेबल क्लोट बनाते हैं, या फिर अनस्टेबल प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी इज प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जिसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने हीमोस्टेसिस के बारे में बताया है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होता है, यही है कोगुलेशन कैस्केड, जिसमें क्या आता है, स्टेबल प्लग बनता है, स्टेबल क्लोट बनता है टू स्टॉप ब्लड फ्लो, एंड इसमें इंजरी साइट को भी रिपेयर किया जाता है। रिपेयरिंग ऑफ इंजरी साइट अकर्स हियर। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में दो चीजें हो रही हैं, एक तो स्टेबल क्लोट बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है परमानेंट। ये क्या है, टेम्पररी, ये किसी भी टाइम क्या टेम्पररी क्लोट क्या है, दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, ये परमानेंट स्टेबल क्लोट है। इसमें क्या है, फिब्रिन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्लोट को स्टेबल कर देते हैं, और इसमें इंजरी साइट रिपेयर भी होती है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में ही। नाउ इसमें क्या आते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्लोटिंग फैक्टर्स अभी हम पढ़ते हैं इनके बारे में। ये क्या है, एक्टिवेशन ऑफ सीरीज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। अभी एक सीरीज में प्रेजेंट है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ये क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स है। बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कोगुलेशन कैस्केड का मतलब है कि ये क्लोटिंग फैक्टर्स एक सीरीज में प्रेजेंट है, और एक
फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है अंटिल फाइनल प्रोडक्ट इज अचीव्ड। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स आर एंजाइम्स। ज्यादातर जो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो क्या है, एक तरह से एंजाइम्स है, और एंजाइम्स क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी को स्पीड अप करते हैं, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर देते हैं किसी भी रिएक्शन की। तो बेसिकली ये क्लोटिंग फैक्टर्स क्या है, ये प्रोटीन है, और ये क्या शो करते हैं, प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। प्रोटियोलिटिक मतलब कि ये जो प्रोटीन्स के जो यूनिट्स हैं अमाइनो एसिड्स, उनमें जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो अमाइनो एसिड किससे लिंक होते हैं, एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं। एंड जब ये एक प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो जो क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाता है, देन एक्टिव हो जाता है। अगर सिंपली मैं कहूं तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तभी क्लोटिंग का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तभी एक स्टेप से दूसरे स्टेप, देन थर्ड, देन फोर्थ स्टेप, एंड देन फाइनल क्लोटिंग होती है। तो ये मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर्स क्या है, एंजाइम्स है दैट स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ अनदर प्रोटीन, जो कि दूसरे प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और उसको स्पीड अप भी करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को भी इंक्रीज करते हैं। द क्लोटिंग फैक्टर इनिशियली आर इन इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, एंड देन ये क्या हो जाते हैं, व्हेन एक्टिवेटेड इट इज डिनोटेड विद एन ए। तो जैसे एक क्लोटिंग फैक्टर है जो कि इनएक्टिव होगा, सपोज क्लोटिंग फैक्टर 1, तो वो इनएक्टिव है। जैसे ही वो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके आगे 1 के आगे हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। नाउ सेकेंड थिंग, ये जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनको हम रोमन न्यूमेरिकल में लिखते हैं 1 2 3, राइट। और अब हम क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में और पढ़ते हैं। देखो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स ये होते हैं, टोटल कितने हैं, ये 13 नंबर के हैं, मतलब टोटल कितने हैं, ये 12 हैं, क्योंकि एक इनमें मिसिंग है, अभी वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर है ये रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखे गए हैं। दूसरी चीज, ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स के जो नेम हैं, ये जिन जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उनके नेम पर ये क्लोटिंग फैक्टर मोस्टली पड़े हैं। नेक्स्ट थिंग, ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनमें से एक क्लोटिंग फैक्टर जो कि है क्लोटिंग फैक्टर 9, क्रिसमस फैक्टर। ये क्रिसमस फैक्टर किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक्चुअली जिस पेशेंट में ये मिसिंग था उस पेशेंट के नाम पर ये फैक्टर पड़ा है। बाकी सारे क्या है, मोस्टली साइंटिस्ट के नेम पर है। ओनली फैक्टर 9 जो है क्रिसमस फैक्टर, ये एक पेशेंट में देखा गया था जिसमें मिसिंग था, उसके नाम पर ये पड़ा है। अब ये जो फैक्टर्स हैं क्लोटिंग फैक्टर, ये 1 2 3, ये इस तरह से नहीं है कि पहले फिब्रिनोजन एक्ट करेगा फिर प्रोथ्रोम्बिन फिर टिश्यू फैक्टर, इस तरह से नहीं। इनकी जो सीरीज है 1 2 3, जो इनको नंबर्स दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सबसे पहले फिब्रिनोजन, देन प्रोथ्रोम्बिन, देन टिश्यू फैक्टर डिस्कवर हुए थे। तो जैसे जैसे ये डिस्कवर हुए थे वैसे वैसे इनको नंबर दिए गए हैं। जबकि आप देखेंगे अभी जब क्लोटिंग कैस्केड होगा तब इसमें कोई फैक्टर पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहले एक्ट कर रहा है फिर ये एक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर ये जो क्लोटिंग फैक्टर है आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, एंड देन उसके बाद क्या है, 7 फैक्टर है। 6 इसलिए मिसिंग है क्योंकि 6 की जो प्रेजेंस है वो कंप्लीटली प्रूफ नहीं हो पाई है, इसलिए यहाँ पर 6 क्या है, एब्सेंट रखा गया है। देन 7th 8th 9th 10 11 12 13, तो टोटल वैसे तो ये 13 नंबर है जिसमें से 6 मिसिंग है, लेकिन टोटल ये कितने हैं, 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। अब ये क्लोटिंग फैक्टर्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए इसके लिए एक निमोनिक दिया गया है। ये निमोनिक क्या है कि फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन, कि फूलिश पीपल ने क्लाइंब करने की कोशिश की स्लोप को आफ्टर क्रिसमस के बाद, और कुछ लोग क्या हो गए, फॉल हो गए, गिर गए। अब इसको आपने इंग्लिश में ही याद रखना है, इस लाइन को याद रख लीजिए। अब इसका फर्स्ट अल्फाबेट आपने याद रखना है FPTC। अब देखते हैं फूलिश का F, तो F से जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या है, फिब्रिनोजन। ओके, देन नेक्स्ट पीपल, P से सेकेंड क्लोटिंग फैक्टर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ट्राई से थर्ड क्लोटिंग फैक्टर T से स्टार्ट है वो क्या है, टिश्यू फैक्टर।
और थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सारे ही क्लोटिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें स्पेशली कौन से इंपॉर्टेंट है, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या है, क्लाइंबिंग, सी याद रखना है। फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर सी फॉर कैल्शियम। कैल्शियम का पूरे कैस्केड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है काफी रिएक्शंस को। फिफ्थ क्लोटिंग फैक्टर एल याद रखना है। फिफ्थ क्या है, लेबाइल फैक्टर, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, प्रो एक्सेलरेन भी बोलते हैं या फिर एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स तो एब्सेंट होता है, तो सेवंथ कौन सा है, एस स्लोप से फर्स्ट याद रखना है। एस सेवंथ है स्टेबल फैक्टर या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं। देन आफ्टर ए से क्या याद रखेंगे आप, जो एट्थ फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर AHG या फिर इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A भी बोलते हैं। अब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हीमोफीलिया A है उसमें जो हीमोफीलिया के टाइप होते हैं ABC, तो जो A टाइप है उसमें फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, इसलिए इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है C फॉर क्रिसमस। क्रिसमस से आता है, क्रिसमस ही है इसका नाम, तो नाइन्थ क्रिसमस फैक्टर, नाइन्थ फैक्टर क्रिसमस फैक्टर है और इसको क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B बोलते हैं या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। तो जो हीमोफीलिया B होता है उसमें क्रिसमस फैक्टर यानी कि फैक्टर 9 एब्सेंट होता है जिससे क्लोटिंग नहीं होती। फैक्टर 10 से आप याद रखेंगे सम का S फर्स्ट लेटर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। एंड फैक्टर देन 10 के बाद आता है 11, P फॉर पीपल, तो P फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। तो जो फैक्टर 11 है ये एब्सेंट होता है हीमोफीलिया C में, टाइप C में। अब 12 हैव का फर्स्ट लेटर H, 12 फैक्टर है हेजमैन फैक्टर। F लास्ट, फॉलन का F फर्स्ट याद रखना है। एंड फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो नाम से ही क्लियर है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो फैक्टर 13 याद रखना सबसे लास्ट में काम आएगा। ये फिब्रिन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है एंड टाइट फिब्रिन बनाता है जिससे क्लोट बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है। तो इन सभी जो क्लोटिंग फैक्टर्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये जो निमोनिक है ये आप याद कर लीजिए, इससे आपको ये याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड साथ में ही जब आप कोगुलेशन कैस्केड पढ़ेंगे तो जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये फैक्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। सो कोगुलेशन कैस्केड में 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट एक होता है इसमें इंट्रिंसिक पाथवे, सेकेंड इसमें होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड बीच में कॉमन पाथवे। ये इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, दोनों कहाँ पर मिलते हैं, कॉमन पाथवे पर मिलते हैं। मतलब चाहे इंट्रिंसिक इंजरी हो। अब इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक मीन्स इनसाइड, तो अगर ब्लड वेसल के इनसाइड कोई इंजरी है जिसमें क्या है, ब्लड वेसल की इनर लेयर क्या है, एंडोथीलियम है, ठीक है। तो अगर एंडोथीलियम इंजर्ड हुई है और उसके ब्लड वेसल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ कोलेजन प्रेजेंट है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है, तो अगर एंडोथीलियम इंजर्ड हुई है तो नीचे क्या एक्सपोज हो जाएगा, कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा। तो ये भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हीमोस्टेसिस में ये प्रोसेस कैसे होता है। तो कोलेजन का एक्सपोज होना, एंडोथीलियम का इंजर्ड होना मीन्स ब्लड वेसल के इनसाइड इंजरी हुई है, बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, बाहर से किसी ने कोई चोट नहीं पहुंचाई, हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर ही इंजरी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप देखते हो हार्ट अटैक में देखते हो कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, स्ट्रोक में देखते हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखते हो, तो ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हुई है जिससे एंडोथीलियम इंजर्ड हुई है। और जब इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड वेसल के इनसाइड इंजरी होती है एंड ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लेटलेट जैसे ही एंडोथीलियम इंजर्ड होती है तो अंदर की जो कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाती है और ये प्लेटलेट कोलेजन के कांटेक्ट में आते हैं और क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे को कौन इनिशिएट करता है, प्लेटलेट्स इनिशिएट करते हैं। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे कोई एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है। अब जैसे हमें चोट लग गई तो ऐसा तो है नहीं चोट अंदर से लगी है फिर बाहर आई है, ठीक है, वो कोई एक रेयर सिनारियो हो सकता है, लेकिन यूजुअली हमें चोट कहाँ से लगती है, बाहर
बाहर से लगती है, इंजरी बाहर से होती है, तो जिसमें हमारे टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले टिश्यू में इंजरी होती है। टिश्यू में इंजरी होती है तो यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसको कौन इनिशिएट करता है? टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था, कौन सा फैक्टर था? फैक्टर नंबर 3, राइट। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं? बहुत कॉमन है, कोई भी इंजरी, कोई चोट लग गई, स्टैबिंग हो गई, कार एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई हमने एक्सटर्नल ऑपरेशन किया, कोई कट लगाया, इंसीजन लगाया, तो वो भी एक्सट्रिंसिक पाथवे वहां पर एक्टिवेट होगा क्लोटिंग के लिए। नाउ सो दोनों इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, कहां पर लीड करते हैं? कॉमन पाथवे पर। और ये कॉमन पाथवे का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? लास्ट में थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, और थ्रोम्बिन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बिन बन गया तो क्लोट बन गया, तो थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होगी तो क्लोटिंग होगी ही होगी। सो अब हम पढ़ेंगे कोगुलेशन कैस्केड, जिसमें सारे क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सारे क्लोटिंग फैक्टर्स एक्ट करते हैं। तो इसमें दो हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कहां पर आकर मिलते हैं? फाइनल कॉमन पाथवे पर। तो ये क्या है? फाइनल पाथवे है, या फिर कॉमन पाथवे इसको बोल सकते हैं, कॉमन फाइनल पाथवे। कॉमन क्यों है? क्योंकि चाहे इंट्रिंसिक है चाहे एक्सट्रिंसिक है, दोनों कहां पर आकर कॉमन हो जाते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर पर। तो दोनों ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया एंड उसके बाद एक कॉमन पाथवे चलता है। नाउ सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। तो इंट्रिंसिक क्या है? इंट्रिंसिक मींस इंटरनल इंजरी। तो ब्लड वेसल की अगर इनसाइड इंजरी हुई है, तो ब्लड वेसल के इनसाइड इंजरी हुई है, तो इनसाइड क्या है? एंडोथीलियम है। और ये एंडोथीलियम अगर डैमेज हो जाता है तो इनसाइड जो इसके नीचे कोलेजन प्रेजेंट है वो एक्सपोज हो जाता है। अगर ब्लड वेसल के इनसाइड इंजरी हो रही है तो क्या डैमेज होगा? एंडोथीलियल डैमेज होगा। तो एंडोथीलियम डैमेज होगा और साथ में ही कोलेजन क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे। तो कोलेजन एक्सपोज होते हैं, तो कोलेजन एक्सपोज होंगे तो ये प्लेटलेट्स जो यहाँ फ्लो कर रहे हैं, कोलेजन के कांटेक्ट में आते ही प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपको ये इतना विजिबल नहीं है तो आगे मैंने नोट्स भी लिखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको ये इजिली समझ आ जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। प्लेटलेट्स से एक्टिवेट होकर क्या रिलीज किया? फोस्फोलिपिड्स को रिलीज किया। तो अभी आप ये समझे। उसके बाद एंडोथीलियम डैमेज है, ठीक है। डैमेज एंडोथीलियम के कांटेक्ट में जब फैक्टर 12 आता है, फैक्टर 12 सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? इंट्रिंसिक पाथवे एंडोथीलियम के डैमेज होने से स्टार्ट होता है, और इसको इनिशिएट कौन करता है? प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड प्लेटलेट इसको इनिशिएट करते हैं। तो फैक्टर 12 डैमेज एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आने से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिवेटेड फैक्टर में, फैक्टर 12A। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी फैक्टर एक्टिवेट होगा उसके आगे क्या लग जाएगा? A लग जाएगा। तो 12 फैक्टर 12A में कन्वर्ट हुआ when it comes in contact with damaged endothelium, और किसकी प्रेजेंस में? कैलिक्रेन एंड काइनिनोजन। तो कैलिक्रेन एंड काइनिनोजन ये डैमेज एंडोथीलियम इन 2 सब्सटेंसेस को रिलीज करता है। काइनिनोजन क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल है। तो ये कैलिक्रेन एंड काइनिनोजन ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटीएज एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? 12 को 12A में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। मींस जो प्रोटीन्स हैं उनके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को, अमीनो एसिड को तोड़कर वो उनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो फैक्टर 12A फर्स्ट एक्टिवेट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि एक स्टेप दूसरे को एक्टिवेट करेगा, एक क्लोटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करेगा। तो फैक्टर 12A किसको एक्टिवेट करेगा? फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। और ये फैक्टर 11A बन जाएगा। A मींस एक्टिवेटेड फैक्टर 11, राइट। तो फैक्टर 12 की प्रेजेंस में जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है उसकी प्रेजेंस में 11A में कन्वर्ट होता है, और किसकी प्रेजेंस में? अगेन जो डैमेज एंडोथीलियम से काइनिनोजन निकल रहा है उसकी प्रेजेंस में फैक्टर 11 एक्टिवेटेड फैक्टर 11 यानी कि 11A में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब आप सोचोगे 12 चल रहा है, 11 चल रहा है, देन 9 चलेगा, 10 चलेगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो उल्टा नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कि कब कौन सा फैक्टर आता है। तो सबसे पहले 12 आता है, देन 11 एक्टिवेट होता है, उसके बाद 9 होता है, ना कि 10, ठीक है। तो फैक्टर 11 की एक और बात, फैक्टर 11 हमने पढ़ा था हीमोफीलिया सी में ये मिसिंग होता है, तो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी है। नाउ फैक्टर 11A किसको एक्टिवेट करता है? फैक्टर 9 को। तो फैक्टर 9A में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड फैक्टर में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम आप कई जगह देखेंगे, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो कैल्शियम कौन सा फैक्टर है? फैक्टर 4 है।
अब फैक्टर 9 है वो भी एक्टिवेटेड हो गया, फैक्टर 9a बन गया। अब फैक्टर 9 फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब ये फैक्टर 10 एक तो फैक्टर 9 जो एक्टिवेटेड फैक्टर है उसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा। सेकेंड थिंग फैक्टर 8 ये भी एक को फैक्टर की तरह यहाँ एक्ट करता है, फैक्टर 8, ठीक है। तो फैक्टर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर हमने पढ़ा था, ये है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। तो फैक्टर 8 हीमोफिलिया टाइप ए में मिसिंग होता है एंड जो फैक्टर 9 है ये हीमोफिलिया टाइप बी में मिसिंग होता है, ठीक है। तो फैक्टर 8 और कैल्शियम की प्रेजेंस में जो फैक्टर 10 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैक्टर 10a में, मींस फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 ने किसको एक्टिवेट किया, 10 को एक्टिवेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम। अब ये जो फैक्टर 10a है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 और साथ में ही यहां से ये जो प्लेटलेट्स ने फोस्फोलिपिड रिलीज किए थे उसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। नेम से ही क्लियर है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और यही हमें चाहिए, ठीक है। देन इधर साइड आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे मींस एक्सटर्नल इंजरी, कोई भी इंजरी जो हमें बाहर से लगी है। अब बाहर से जो इंजरी लगेगी तो हमारे टिश्यू इन्वॉल्व होगी, स्किन इन्वॉल्व होगी और टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो टिश्यू की इंजरी होने से, जैसे कि कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया, कोई भी इंजरी, गन शॉट हो गया, स्टैबिंग हो गया, इवन की जो इंसिजन लगाते हैं सर्जिकल इंसिजन, वो भी क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से वहां पे क्लोटिंग स्टार्ट होती है। तो जब टिश्यू इन्वॉल्व होता है तो टिश्यू की इंजरी से क्या निकलता है, टिश्यू फैक्टर निकलता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर नंबर 3, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था कि याद रखना। अब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन है, सारे प्रोटीन्स है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंड फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में ग्लाइकोप्रोटीन है, फोस्फोलिपिड है, साथ में ही यहाँ पर एक और फैक्टर आता है, दैट इज फैक्टर नंबर 7, जो भी एक को फैक्टर की तरह एक्ट करता है। अब ये क्या करते हैं, ये फैक्टर 10 को यहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 10a में कन्वर्ट करते हैं, मींस एक्टिवेटेड फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये फैक्टर 10a क्या बनाएगा, इस साइड भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा और किसकी प्रेजेंस में, एक तो यहाँ पर जो फोस्फोलिपिड बन रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन से, यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे में प्लेटलेट से फोस्फोलिपिड रिलीज किए थे तो उसकी प्रेजेंस में बना था, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर भी फैक्टर 5 एक्ट करता है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सो दोनों में कुछ चीजें कॉमन है कि 10a से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने में दोनों को क्या चाहिए, एक तो फैक्टर 5 चाहिए, कैल्शियम आयन दोनों को चाहिए, यहां पर भी कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फोस्फोलिपिड भी चाहिए, यहां से ये फोस्फोलिपिड आ रहा है एंड इंट्रिंसिक में यहां से आ रहा है, तो ये अब बन गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो कि हमें चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट करना है और ये एक्टिवेट होकर क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन बन जाएगा। अब थ्रोम्बिन बन गया तो मतलब कि अब तो क्लोट बनेगा ही बनेगा, तो थ्रोम्बिन बन गया। अब थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार जो थ्रोम्बिन बना वो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजता है, किधर, यहाँ पर जहां पर फैक्टर 5 प्रेजेंट है, दोनों में फैक्टर 5 प्रेजेंट है, तो इंट्रिंसिक में भी फैक्टर 5 को ये सिग्नल भेजेगा और एक्सट्रिंसिक में भी, कि और ये रिएक्शन को चलते जाने दो, कि फैक्टर 5 से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, देन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसे ही चलता जाता है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जब तक कि हमारा स्टेबल क्लोट नहीं बन जाता, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन है, अब इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 है उसको कन्वर्ट करेगा एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन में। तो फिब्रिनोजन जो एक्टिवेट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, थ्रोम्बिन की वजह से, तो थ्रोम्बिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये फिब्रिनोजन जो एक्टिवेटेड हैं इनमें क्या होती है, पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, फिब्रिनोजन का क्या है, एक मोनोमर है। मोनोमर मीन्स ये सिंगल मॉलिक्यूल, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे देन रिएक्ट करते हैं, आपस में पॉलीमराइज होते हैं एंड क्या बनाते हैं, लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन के स्ट्रैंड्स बना देते हैं, मीन्स इस तरह से ऐसे धागे से बना देते हैं, ठीक है, फिब्रिन के स्ट्रैंड्स जो कि क्लोट को स्टेबलाइज करते हैं। ये इसी तरह से है जैसे कि हम जब बाहर कोई वुंड होता है तो स्टिचेस लगा देते हैं ना, तो उसी तरह से फिब्रिन भी एक तरह से क्लोट को स्टेबल करने का काम करता है। देन ये जो लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन है, तो मैंने आपको एक क्लोटिंग फैक्टर बताया था, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 13, कि इसको याद रखना, दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये लूज स्ट्रैंड को क्या करता है, टाइट बना देता है, इसको और स्टेबल बना देता है एंड साथ में कैल्शियम भी एक्ट करता है, तो फिब्रिन क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं एंड ये क्या है, एक टाइट ब्लड क्लोट बन जाता है
जो कि क्या है, एक स्टेबल ब्लड क्लॉट है। तो यही है कोगुलेशन पाथवे। अब यहाँ पर आपने देखा कि दोनों यहाँ पर कॉमन कहाँ पर आकर मिलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर तक। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में स्टेज 2 और स्टेज 3 क्या है, फाइनल कॉमन पाथवे है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हो चाहे, ये दोनों फाइनल कॉमन पाथवे में आकर मिलते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग में हमने पहले देख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सबसे पहले क्या हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हुआ है। उसके बाद स्टेज 2 में क्या हुआ है, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। एंड उसके बाद स्टेज 3 क्या है, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। तो यहां पर हमने देखा कि फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ, फिब्रिन के स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर ये टाइट फिब्रिन स्ट्रैंड्स बन गए, यहां पर टाइट ब्लड क्लॉट बन गया। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ही मैंने समझाया वही सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड देन एक्सट्रिंसिक पाथवे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद कॉमन पाथवे यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रीड कर लें, जो भी मैंने समझाया वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। So I hope आपको कोगुलेशन कैस्केड समझ आ गया हो, and if you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.